हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सब आप लोग। तो बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं अपना फास्ट ट्रैक बैच एमसीए सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सर टाइम बहुत कम है और इंट्रोडक्शन देने का बिल्कुल टाइम भी नहीं है। तो सर आज हम लोग अपनी क्लास एक्चुअल में फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो सेकंड क्लास है हमारी एमसीए सब्जेक्ट की। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक्स बातें, ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता होनी चाहिए एज अ सीएस स्टूडेंट जो एमसीए सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा है। सर ये सब्जेक्ट बताया था लास्ट क्लास में क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोविजंस लिखी हैं या लॉ बना हुआ है सर, कुछ भी उस लॉ का कुछ मीनिंग होगा और उसका कुछ इंटरप्रिटेशन होगा। तो सर हर पर्सन अपना एक इंटरप्रिटेशन अलग निकालता है, एक सीएस और कोई भी इंसान अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन निकालता है कोई भी लॉ कोई भी प्रोविजन का। बट सर ये प्रोविजंस अलग अलग डिफर तो करते हैं, तो इस वजह से जो है ये जो प्रोविजंस ये लॉ है, इस बेसिस पे ये प्रोविजन कोर्ट्स में जाते हैं और वहाँ पे फाइट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि क्या इसकी इंटरप्रिटेशन सही है, क्योंकि करेक्ट इंटरप्रिटेशन कोई निकाल नहीं पाता। ऐसे भी प्रोविजंस आते हैं सर, इसीलिए कोई प्रोविजन ऐसा होता है कि सर ये प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन कुछ बन नहीं रहा है, या कोई अलग निकाल रहा है, कोई अलग निकाल रहा है। कोई समझ रहा है कि ये पेनल्टी है, कोई समझ रहा है कि ये फाइन है, तो सर कोई समझ रहा है कि इसको मे पढ़ेंगे, कोई समझ रहा है कि इसको शेल पढ़ेंगे। तो सर हमने लास्ट क्लास में देखा कि इन सब चीज़ों के लिए हम लोग कहाँ चले जाते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, एनसीएलटी चले जाते हैं सर, हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स चले जाते हैं। तो सर सारे केसेस जो है कहाँ जाते हैं, जब हमने सुना है ना सर कि 3 बॉडीज़ होती हैं, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट आप लोगों को ये तो पता ही है, जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना। लॉ बन गया, अब लॉ को पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए केसेस सिचुएशंस कहाँ जाती है, कोर्ट्स में जाती हैं। और जो है जजेस जो हैं वो एक जजमेंट देते हैं, ऑर्डर देते हैं और बताते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी। सर एक बात आज पहली फर्स्ट क्लास में ही, मतलब क्लास 1 हो गई है तो सेकंड क्लास बोलते हैं, सेकंड क्लास में ही हम लोग एक बात क्लियर कर लेते हैं। सर आप लोगों के मन में इफ़ एंड बट्स आएंगे सर। सर कैसे इफ़ एंड बट्स, कि सर होता है ना सर कि आप लोग मान लो आप कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके एक जजमेंट पास हुआ आपके अगेंस्ट में, आप इनोसेंट थे, सारे फैक्ट्स आपके खिलाफ नहीं थे सर, आपने कोई गलती नहीं करी थी, आप इनोसेंट थे, तो सर फिर भी आपके अगेंस्ट में डिसीजन आया, तो क्या सर यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन अलग आया है ना सर, और आपके खिलाफ आया, तो सर आपको यहाँ पे भी ऐसा लगेगा सर, जैसे यहाँ पे हम कंपनी लॉ के केसेस पढ़ेंगे, आप लोग बोलेंगे सर कि सर डायरेक्टर रिजाइन होना चाहिए था और डायरेक्टर को रिजाइन नहीं करा, या डायरेक्टर रेजिग्नेशन के बाद लायबल होगा या डायरेक्टर रेजिग्नेशन से पहले लायबल होगा। तो कुछ केसेस ऐसे गए हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपने रिजाइन कर दिया, तो रिजाइन करने के बाद कंपनी में आप लायबल होंगे। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, अब तो रिजाइन करके चले गए हैं बाबू, तो अभी भी हम लोग लायबल तो नहीं होंगे सर, कैसी बात कर रहे हैं। तो सर अगर कोर्ट में ये केस चला गया और कोर्ट में एनसीएलटी ने या फिर एनसीएलएटी ने क्या कहा, सर अरे बाबू भैया आप लोग अभी भी लायबल हो, तो सर कितना बड़ा झटका लगेगा बाबू भैया को। मतलब उसका जितना घड़ी बेचने पे दुख नहीं हुआ होगा उतना ही जज के इस जजमेंट पे दुख हो गया। तो सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगेगा सर ये कैसा जजमेंट आप बता रहे हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। बट सर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस पढ़ना है कि ये केसेस थे, इस केसेस पे एनसीएलटी में ये केस गया या हाई कोर्ट में ये केस गया और कोर्ट के जजेस ने क्या डिसीजन लिया, क्योंकि सर डिसीजन मैटर करता है, डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। आप कुछ और डिसीजन दे सकते हैं। मान लो एक जज है, ठीक है सर, एग्जाम्पल एक जज है, वो पहले एक चिल्ड्रन था, बच्चा था, और बच्चा जब वो था तो उसके घर में पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी भी स्टिल होता है कि वायलेंस होता ही है, डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी है, और पहले तो बहुत होता था। यानी सर पेरेंट्स जब घर में होते थे तो फादर या मदर के बीच में लड़ाई होती थी, और जो मेल हस्बैंड था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वायलेंस क्रिएट करता था, उनको असॉल्ट करता था, हार्म करता था, जो हमारी मदर्स होती थी। होता था ना सर ऐसा पहले, और अभी भी बहुत जगह पे देखा जाता है, बहुत सोसाइटीज़ में अभी भी ऐसा है। बट सर ये आप क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, सर क्या होता था, अब उन लोगों को हार्म पहुँचा, ठीक है, अब वो बच्चा ये सारी चीज़ें देख के आया, आज वो बच्चा मेहनत करके टाई पहन के
कोट पहन के सर वो जज बन गया सर, उसने एग्जाम निकाले, वो एनसीएलटी का जज बन गया, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। अब सर उसकी मेंटेलिटी देखिए सर, उसका डिसीजन देखिए। अगर वो बंदा, वो स्टूडेंट, वो बच्चा ये चीज़ें देख के आया, ये वायलेंस देख के आया है, तो अगर वो जज बनते ही एक केस आ गया उस पर, केस क्या आया है कि 2 पर्सन है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और जो हस्बैंड है उन्होंने उसको, वाइफ को खूब मारा है। अब ये तो फैक्ट्स हैं सर, क्या पता है ऐसा ना हो। आप एग्री करते हैं ना सर कि वाइफ भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकती है सर, आज के टाइम पे बिल्कुल हो सकती है। ऐसा मेल मैं नहीं कह रहा हूँ, बट इट इज़ फैक्ट कि जो चीज़ें देखी गई हैं कि हाँ हम मानते हैं कि मेल ऑल्सो मतलब हार्म कर रहे हैं उन्हें, बट ऐसा नहीं है कि फीमेल की कोई गलती नहीं है, फीमेल भी क्या पता उल्टा हो रहा हो, क्योंकि सब फैक्ट्स तो कुछ भी प्रेजेंट करे जा सकते हैं। ये चीज़ मैंने क्यों बताया सर, अब देखिए, अब जो वो जज बैठा है वो तो एक मेंटेलिटी माइंड में लेके आया ना सर क्या लेके आया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो जरूर ये मेल हस्बैंड ने ही उसको मारा होगा। तो वो जजमेंट कैसा ऑर्डर पास करेगा, यानी कि वो जज क्या ऑर्डर देगा सर, वो ऑर्डर जो है बायस देगा, यानी कि जो उसकी लाइफ में हुआ है उसी अकॉर्डिंग वो जजमेंट भी देगा। अब एग्जाम्पल मैं एक और देता हूँ, अब यहाँ पे मेल हस्बैंड को जो है वो पनिश कर देगा, तो आप लोगों को भी पता है, मान लो वो लड़की जो थी वो आप लोग सब जानते थे कि उसकी हरकतें खराब थी, आप लोग उनके रिलेटिव्स थे, आगे पीछे फ्लैट में रहते थे, तो आपको पता था वो बहुत इनोसेंट बच्चा है, जो भी मेल हस्बैंड था वो बहुत ही इनोसेंट था वो, पर आप लोगों की उन फीमेल की भी हरकतें पता थी। देखिए एग्जाम्पल आप दोनों ले सकते हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। तो सर आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसा मत बोलना कि सर आप ये हमारे खिलाफ ही क्यों बोल रहे हैं, सर एग्जाम्पल है बिल्कुल। तो सर अब क्या होगा, जो मेल है वो विक्टिम हो गया, उसको सजा मिली, तो यही चीज़ है ना कि यहाँ पे आपको मतलब फैसला जज के ऊपर होगा कि जज क्या ऑर्डर दे रहा है, वो किस पीस ऑफ माइंड में है कि वो वहाँ पे किस पोजीशन पे बैठा है। दूसरा एग्जाम्पल सर राम मंदिर के बारे में सब जानते हैं, अयोध्या के बारे में आप लोग सब जानते हैं, काफ़ी समय से केसेस हो रहे थे, काफ़ी समय से कितनी चीज़ें हो गई, अभी जाके जो है राम मंदिर बन रहा है, बट सर उसकी हिस्ट्री रही होगी, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले के समय में देखा गया होगा कि यहाँ पे मंदिर था, है ना सर, उस बेसिस पे जो है आज एक डिसीजन पास हुआ, तो जो है कुछ अजम्पशंस जो है लिए जाते हैं, उस बेसिस पे जजमेंट पास होता है। अब हो सकता है वो जज हिंदू था, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई इसका रियलिटी नहीं है, वो हिंदू थे, मान लो अगर वो जज हिंदू नहीं होते और इसलिए वो जो है वहाँ पे वो उसको नहीं बनने दे रहे थे, क्या पता वहाँ पे हिंदू का मंदिर ना होकर किसी और का मंदिर होता, तो वो उस बेसिस पे क्या करते, वो जजमेंट पास कर देते। तो सर मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि केस लॉस जब हम करेंगे तो आप लोग बोलेंगे सर कि सर यहाँ पे जज ने ऐसा डिसीजन क्यों दिया, है ना सर। वैसे मैं बिल्कुल सर सेकुलर हूँ सर, सारे रिलीजन्स एक जैसे हैं, बट सर हो सकता है ना सर वो पीस ऑफ माइंड और वो स्टेट ऑफ पोजीशन उसकी अलग अलग हो सकती है जजेस की। हाई कोर्ट पे अगर केस जा रहा है तो उनकी अलग पीस ऑफ पोजीशन होगी सर, और अगर सुप्रीम कोर्ट पे जा रहा है वहाँ पे अलग होगी। तो यहाँ पे ऐसा तभी तो होता है ना सर कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ आप खुश नहीं है, अग्रीव्ड हो गए, तो आप कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि आप लोग खुश नहीं है उनके फैसले से। अब आप वहाँ गए, वहाँ आप जीत गए, बट सामने वाला आप दुखी है, तो अब सामने वाला क्या करेगा, अब हाई कोर्ट के जो डिसीजन थे उसके लिए वो अपील कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे जो है चीज़ें चलेंगी। तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने माइंड को एक क्लियरली एक कमांड देनी है सर। क्या कमांड देनी है सर? सर कमांड ये देनी है कि हमें अभी ज़्यादा सिर्फ केस लॉज पे हमें फोकस करना है और उसका लीगल टेक अवे क्या है, यानी कि केस में हुआ क्या था वो याद रखना है। बाकी हमें इफ़ एंड बट ज़्यादा नहीं करना है सर, बिल्कुल कह रहा हूँ सर, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं बचा हुआ है कि हम उस इफ़ एंड बट पे हम लोग अभी आर्ग्यू कर सके। सर ऐसा हो सकता था ना सर, बिल्कुल हो सकता था, बट हमें क्या करना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है कि हाँ ये लीगल टेक अवे है, ये प्रोविजन है, इस पे कोर्ट पे ये बातें हुई थी और आपको ये चीज़ें समझते हुए चलनी है। अब सर देखिए एग्जाम टाइम में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कोई प्रोविजन पढ़ते हैं और उसके पीछे की एनालिसिस करते रहते हैं। सर आपने स्टार्टिंग में तो पढ़ा नहीं, अब एग्जाम टाइम में अगर उसकी एनालिसिस करोगे तो बड़ा दिक्कत होगा ना। अभी क्या करना है सर, हमें चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है। चीज़ें समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, बट उतना अंदर नहीं घुसेंगे सर, क्योंकि अगर घुस गए तो सर एग्जाम जो है तो हमारे लिए थोड़ा और दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा सर, ठीक है सर। आगे
स्टार्ट करने जा रहे हैं सर अपना पहला केस लॉ जो MCS सब्जेक्ट का है। सर आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर ये तो आपको पता ही होगा, अगर आज की क्लास यूट्यूब पे अगर हो रही है तो MCS का फास्ट ट्रैक बैच हमने स्टार्ट करा है जिसका प्राइस 499 रखा है सर। क्यों रखा है सर? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, वही इस बैच को इनरोल करें। सर मैं चाहता तो इस बैच को फ्री रख सकता था, बिल्कुल फ्री रख सकता था। और ये बैच मैंने क्यों इंट्रोड्यूस करा, मैं रेगुलर बैच तो लेता ही हूँ, बट मैंने ये बैच इसलिए इंट्रोड्यूस करा क्योंकि लास्ट टाइम MCS में बहुत बच्चे सफ़र करे। सेकेंडली बहुत स्टूडेंट ने क्लासेस पहले से ली हुई है, उनकी क्लासेस एक्सपायर हो गई, इसीलिए रिविजन ना लेते हुए मैं एक फास्ट ट्रैक बैच ले रहा हूँ जिसमें हम लोग इन डेप्थ भी पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग भी करेंगे और रिविजन, मैराथन, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें करेंगे। बट सर अगर मैं ये चीज़ फ्री में दे दूं तो आप लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे, इसीलिए मैंने इसको एक प्राइस पे रखा है जो जिससे आप लोग थोड़े से सीरियस हो जाए। दूसरा सर मैंने टेस्ट सीरीज अनाउंस करा था। टेस्ट सीरीज का प्राइस हम लोग जनरली 1200 1500 रखते थे पर मॉड्यूल, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल के भाई बहन हो। बट सर ICSI की तरफ से इस बार RTI कॉपीज आई हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत उनका मोराल डीमोटिवेट मतलब डीमोरल हो चुके हैं, मतलब वो छोड़ना चाहते हैं CS। तो सर इसीलिए मैंने क्या करा है, जो CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक प्राइस रखा हुआ है 800 में आप लोग कोई भी मॉड्यूल ले सकते हैं। CS एग्जीक्यूटिव का मैंने प्राइस रखा हुआ है कि आप 800 में एग्जीक्यूटिव का कोई भी मॉड्यूल ले सकते हैं। सर इसमें क्या क्या मिलेगा? सर टेस्ट सीरीज होंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होंगी, यानी कि टेस्ट सीरीज तो हम दे ही रहे हैं। आंसर राइटिंग में क्या होगा सर, फटाफट बता देता हूँ। आंसर राइटिंग में हम आपको क्वेश्चंस देंगे, वो क्वेश्चन को आपको आंसर लिख के देना है और हम चेक करेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी होंगी। सर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो होते हैं ना CS एग्जीक्यूटिव के, वो भी आपको शेयर होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी आपको शेयर होंगे। कंसेप्चुअल वीडियोस शेयर होंगी। सर कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए इन 3 महीने के अंदर, क्या प्रिपेयर हो सकता है एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, उसकी गाइडेंस सेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ऑल इंडिया रैंकर्स से आप लोगों का मीटअप कराएंगे। और सर जैसे मैंने अपनी यंगेस्ट एज में आज मैं एज ए फैकल्टी मतलब इंडिया के मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर मैं ऐसा एक फैकल्टी हूँ जो इतना यंग होके CS स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। और सर ये इनिशिएटिव मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत सारा आप लोग डीमोटिवेट डीमोरल हो चुके हैं, इसीलिए। और सर ये बैच आपको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ क्लास को बहुत आराम से देखना है। क्लास देख ली, थोड़ा सा 5 मिनट की सेल्फ स्टडी करना है, इनफ है सर। MCS में कुछ नहीं मांगता, बस इतना मांगता है बस। आइए सर स्टार्ट करते हैं अपना बैच, क्योंकि बैच तो चलता रहेगा सर, क्योंकि टाइम बहुत कम है सर, टाइम बिल्कुल कम है। तो सर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला केस लॉ, जो कि है केस लॉ नंबर 1, अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल एंड ORS सुप्रीम कोर्ट। सर ध्यान से स्क्रीन पे आपका ध्यान रहना चाहिए और मेरी बातों का ध्यान रहना, बस आपको सुनना है सर। सर अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल। सर यहाँ पे ORS लिखा हुआ है सर। सर ORS का मतलब क्या होता है सर, जल्दी जल्दी समझा देते हैं सर। एक होता है ORS। सर अगर ORS लिखा हुआ है ना सर इसका मतलब है कि जो पार्टी है वो एक से ज़्यादा होगी। और सर कितनी होंगी सर वो पार्टी टोटल 2 पार्टीज होंगी। एक तो पंकज ओसवाल होंगे सर और उनके साथ एक पार्टी और होंगी, यानी कि ORS का मतलब होता है सर अदर्स। और अदर्स में 2 पार्टीज होंगी, 2 रिस्पोंडेंट होंगे सर। आइए सर देखिए वापस। सर यहाँ पे केस लॉ नंबर 1 में लिखा है अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल। तो सर अरुणा ओसवाल इस केस में जो है वो अपीलेंट है सर, आगे पढ़ेंगे, बट मैंने पहले ही बता दिया कि जो पहले लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये एक अपीलेंट है सर। इसको लिखिए सर। अपीलेंट कौन होता है सर, आप लोगों को पता होगा सर। जो पर्सन अग्रीव्ड है ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट, सर वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। सर ये देखिए, आपने ध्यान से देखा क्या नहीं देखा, मेरे को ये बताइए। देखा ना सर, नहीं देखा सर आपने। सर ये केस था सुप्रीम कोर्ट का, तो ये अपीलेंट जो है अरुणा ओसवाल, ये अपील करने गई होंगी सुप्रीम कोर्ट में, पक्का सर। तो सर ये अपील करने क्यों गई, यानी कि जो ऑर्डर पास हुआ था लोअर कोर्ट ने
यानी कि मान लो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, यानी कि यहाँ पे नीचे लोअर कोर्ट कौन होगा सर? सर लोअर कोर्ट NCLT हो सकता है, NCLAT हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है सर। तो इन सब के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में सर, तो इसको बोलते हैं अपीलेंट। तो अरुणा ओसवाल कौन है? अपीलेंट। और जिसके अगेंस्ट में उसने अपील करी है सर वो है रिस्पोंडेंट। सर यहाँ पे पंकज ओसवाल लिखा हुआ है, तो पंकज ओसवाल कौन होंगे सर? ये रिस्पोंडेंट होंगे, यानी कि जो आपकी अपील को रिस्पोंड करेंगे सर। सर आप इतना धीरे धीरे क्यों बता रहे हैं सर? देखिए पहले की कुछ क्लासेस जो हैं थोड़ा सा धीरे चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो आप वीडियो को थोड़ा सा तेज करके देख सकते हैं, 1.2x या 5x में, 1.5x में देख सकते हैं। तो सर बिल्कुल आराम से लेके चलेंगे, पहले 2-3 क्लास बाद में भगाएंगे सर। अभी बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो बिल्ड करने जरूरी है। तो सर यहाँ पे अरुणा ओसवाल थी अपीलेंट और पंकज ओसवाल थे रिस्पोंडेंट, एंड ORS यानी कि अदर्स लिखा है, यानी कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट एक से ज़्यादा है। कितने हैं सर? सर 2 होंगे। सर देखिए पढ़ाना तो है ही, आपको नॉलेज होना जरूरी है कि ये ORS की हो, क्योंकि कल को जब आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे या कभी पढ़ेंगे, CS बनने तो वाले हैं सर, आप प्रोफेशनल में आ गए, तो सर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इवन दो ये फास्ट ट्रैक बैच है सर, ये बेसिक बातें पता होनी बहुत ज़रूरी है सर, तभी तो आगे खुद केस लॉ पढ़ोगे ना सर। हर वक्त एक फैकल्टी तो आपको नहीं पढ़ाएगा, आपको कल को क्या करना है, अपनी इंटरप्रिटेशन स्किल्स को डेवलप करना है सर। केस लॉ पढ़ने आने चाहिए सर, आपको जो है प्रोविजंस पढ़ने आने चाहिए सर, नॉलेज पे फोकस करना है सर, बिल्कुल नॉलेज पे फोकस करना है। पूरे बैच में मैं यही बोलता रहूँगा कि नॉलेज पे फोकस करना है, चाहे CS एग्ज़ाम क्लियर हो या नहीं हो सर। बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा अगर एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर होता है, नॉलेज है, और नॉलेज नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर हो भी गया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना सर, जिसने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया उसको तो नॉलेज होगा ही नहीं, होगा ही, बट सर ऐसा नहीं है सर। CS करने के बाद, CA करने के बाद, UPSC के बाद भी आपको अच्छी पैकेज, अच्छी जगह, अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलती अगर नॉलेज नहीं है सर। तो सर इस बात को बहुत अच्छे से समझिए सर। ORS का मतलब कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट है। पंकज ओसवाल जो है सर, बिल्कुल देखिए एक बार और, जो पंकज ओसवाल है वो है रिस्पोंडेंट नंबर 1, और यहाँ पे एक पर्सन और होंगे जो होंगे रिस्पोंडेंट नंबर 2। 2 रिस्पोंडेंट होंगे सर, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे सर एक और चीज़ लिखी हो सकती है जो कि है ANR। ANR का मतलब होता है, जैसे वहाँ पे ORS लिखा हुआ था जिसका मतलब है अदर्स, यानी कि 2 रिस्पोंडेंट होंगे सर, रिस्पोंडेंट 1, रिस्पोंडेंट 2। दूसरा जो है सर, रिस्पोंडेंट जो होंगे वो 1-2 से ज़्यादा होंगे सर, यानी कि 2 से ज़्यादा होंगे, मल्टीपल रिस्पोंडेंट है तो वहाँ पे सर ANR लिखा होगा सर। क्या लिखा होगा सर? ANR लिखा होगा, यानी कि पंकज ओसवाल एंड ANR लिखा है, यानी कि वहाँ पे मल्टीपल रिस्पोंडेंट है सर। ये ANR ORS क्यों लिखा हुआ है, उनका नाम भी लिख दीजिए। तो सर अगर इनका नाम लिखने चले गए ना सर, जो केसेस होते हैं, जैसे आपने इंसॉल्वेंसी लॉ पढ़ा है तो वहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, तो अगर वो केस करने जा रहे हैं तो सर फाइनेंशियल क्रेडिटर तो बहुत सारे आते हैं ना सर, बहुत सारे, जो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर जॉइंटली अगर कर रहे हैं तो सर बहुत सारे हो जाएंगे। मान लो अगर 50 हो गए तो सर ये केस लॉ जो है, केस लॉ की हेडिंग, जो ये केस लॉ कितना बड़ा हो जाएगा सर, एक पेज का तो जो है उसकी हेडिंग ही होगी कि केस का नाम ही इतना बड़ा है। इसीलिए जो है हम मेन जो है लीडिंग रिस्पोंडेंट का नाम लिखते हैं, और वहाँ पे ANR अगर बहुत सारे हैं, मल्टीपल रिस्पोंडेंट है, या फिर ORS यानी कि अदर्स लिखेंगे, यानी कि अगर 2 रिस्पोंडेंट है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कंफर्म है। हम लोग फर्स्ट क्लास में वापस आ गए हैं, चलिए वापस आ जाते हैं। तो सर अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है हमने, केस लॉ पढ़ना कैसे है अभी वही चल रहा है। और सर ये चीज़ें क्या हैं सर, ये हैं केस लॉ हम पढ़ रहे हैं सर, बिल्कुल ये क्या है, केस लॉ है। केस स्टडीज़ क्या होगा सर, जो एग्ज़ाम में आएगा, यानी कि इस केस पे सिचुएशन बन के आएगी A, B एंड C, उसको आपको जो है आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको टैकल करना है। तो ये पता होना चाहिए सर कि केस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं आप या केस लॉ पढ़ रहे हैं। सर इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं सर, ये आपसे पूछ लेंगे ANR का मतलब क्या होता है, आपसे पूछ लेंगे केस लॉ और केस स्टडीज़ में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पे सबसेक्शन बोलते हैं, कहाँ पे क्लॉजेस बोलते हैं
सर अगर सबसेक्शन क्लॉजेस के बारे में डिफरेंस नहीं पता तो वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो सर ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। सब पेनल्टी और फाइन में क्या डिफरेंस है, कहाँ पेनल्टी फाइन लगेगा, ये वीडियो भी है। तो सर ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नॉलेज को बूस्ट करिए सर। आइए सर बिल्कुल अपना केस लॉ जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। और केस लॉ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या था सर केस लॉ? सबसे पहले क्या पढ़ना है सर? फैक्ट ऑफ द केसेस, किस क्या फैक्ट्स रखे गए इस केस में। सर क्या फैक्ट्स रखे गए? तो सर ये केस जो है द केस इज द आउटकम ऑफ फैमिली टसल। सर ये केस जो है एक आउटकम है, यानी कि इस नतीजे पे निकला कि ये था एक फैमिली टसल। अब फैमिली टसल का मतलब क्या होता है सर? सर फैमिली टसल का मतलब होता है पारिवारिक झगड़े होते हैं ना सर, हर घर में पारिवारिक झगड़े होते हैं और सर होने भी चाहिए। जहाँ प्यार ज़्यादा होगा वहाँ झगड़े तो ज़्यादा होंगे ही। तो कभी ऐसा मत सोचना कि यार हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं, अच्छी बात है सर, जहाँ प्यार होगा वहाँ झगड़े होंगे सर। सब मज़ा क्या सर उस लाइफ का जहाँ झगड़े ना हो। और सर हम तो देखते ही बिग बॉस हैं, तो सर अगर बिग बॉस देखेंगे और झगड़े अपने घर में नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा। हम तो दूसरों के घर के झगड़े देख रहे हैं कि आज ये झगड़ा होने वाला है, आज जो है अभिषेक का झगड़ा होगा, आज इसका झगड़ा होगा, आज मनीषा का, एल्विश का झगड़ा क्यों नहीं हो रहा सर? तो सर ये तो देखते ही है ना सर हम। तो वही चीज़ है। तो फैमिली टसल का केस है, यानी कि ये केस जो है ऐसा केस हुआ था जहाँ पे एक फैमिली है उनके बीच में केस हुआ और केस का एक आउटकम ये था कि यहाँ पे झगड़े हुए। सर ये झगड़े इतने ख़राब हैं, आपको मैं बताऊँ, आपने रिलायंस का नाम सुना है सर? RIL, बिल्कुल सर, रिलायंस का नाम हमने तो सुना ही है सर, किसने नहीं सुना सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो सर ये भी एक फैमिली टसल का आउटकम्स था सर, एक टाइम पे जब डाइवर्जन हो रहा था। सर डाइवर्जन हो रहा था प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड। धीरू भाई अंबानी ने जब इसको स्टार्ट करा था उसके बाद जो है उनके जो बच्चे थे मुकेश अंबानी थे एंड जो अनिल अंबानी थे ना सर? बिल्कुल सर, थे नहीं सर, है अनिल अंबानी। सर आपने उनको थे बना दिया, थे बन गए तो सर इकोनॉमी गिर जाएगी। तो सर इनके बीच में भी क्या हुआ था, बहुत डिस्प्यूट हुए थे कि सर ये वाला बिजनेस इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। बट सर जैसे तैसे मुकेश अंबानी ने इन सब चीज़ों को संभाला, उनकी मदर ने इन सब चीज़ों को संभाला और फैमिली टसल से बचाया। सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे एक और चीज़ बताने वाला हूँ आपको, जो है येस बैंक। सर पहले 2 क्लास तो हम लोग फील लेंगे सर। सर येस बैंक के साथ क्या हुआ था? येस बैंक के साथ भी फैमिली टसल, येस बैंक आपने सुना है ना, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ख़राब चला, लोगों को रातों की नींद उड़ा दी। तो सर येस बैंक के डाउनफॉल का कारण क्या था? सर फैमिली टसल, सर पारिवारिक झगड़े। तो जो यहाँ पे मिस्टर कपूर थे या फिर मिस्टर मधु थी, मधु कपूर एंड मिस्टर कपूर जो थे, तो सर यहाँ पे क्या हुआ था, मिस्टर कपूर की तो डेथ हो गई थी और उनकी वाइफ थी मधु कपूर, और मिस्टर कपूर के जो भाई थे और मिस्टर जो मधु थी, यानी कि मिसिस जो मधु थी, यानी कि भाई मैं कैसे बताऊँ, जैसे जो कहते हैं ना सर देवर भाभी, तो देवर भाभी के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे थे। कंपनी के मालिक कौन थे सर? जो मेन थे वो मिस्टर कपूर थे, और मिस्टर कपूर की क्या हो गई सर? एक्सीडेंटली बॉम्बिंग में डेथ हो गई। ओके सर, उनकी वाइफ होंगी सर? सर उनकी वाइफ कौन थी? मिसिस कपूर थी। मिसिस कपूर जो थी और जो मिस्टर कपूर के जो भाई थे, यानी कि देवर भाभी के बीच में लड़ाई हुई, उनके बीच में डिस्प्यूट हुए, इस वजह से येस बैंक की इतनी बुरी हालत हुई। तो सर जो केसेस होते हैं, ये जो केसेस थे ये फैमिली टसल के कारण ही होते हैं। तो सर यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है कि जो इतना डाउनफॉल आया, वो चीज़ हुआ, वो फैमिली टसल के कारण हुआ। तो सर इस केस में भी हम लोग सिमिलर वही पढ़ने वाले। सर क्या पढ़ने वाले हैं सर? पढ़िए सर। एपिलेंट जो है, एपिलेंट इज द मदर। तो सर एपिलेंट कौन होता है? जिसका नाम यहाँ पे होगा सर, ये एपिलेंट है, यानी कि अरुणा ओसवाल जो है वो एपिलेंट है। तो ये तो पता चल गया ना, एपिलेंट इज द मदर, यानी कि माँ और बेटे में केस हो रहा है सर, माँ और बेटे में झगड़ा हो रहा है। और कोर्ट में, कौन से कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट चला गया सर। देख रहे हैं सर कलयुग, कलयुग का खेल देख रहे हैं सर। वाइल रिस्पोंडेंट इज द सन
holding 39.8 share in Oswal Agro Limited and 11.8 share in the Mrs. Oswal Green Tech Limited. ठीक है सर. अब सर, अब अगर आप इसकी लेमन लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो अगर खुद से पढ़ेंगे तो सर ऐसा लगेगा कि जो ये रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो पंकज ओसवाल है, ये शेयर्स उनके हैं. नहीं सर, ध्यान से पढ़ते हैं. एपिलेंट इज द मदर वाइल रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज द सन. सर रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज द सन. जो रिस्पोंडेंट थे, यानी कि रिस्पोंडेंट यहाँ पे लिखते हैं सर, तो रिस्पोंडेंट कौन थे सर? सर रिस्पोंडेंट सन था. अब यहाँ पे लिखा है एपिलेंट इज द मदर हु वाज होल्डिंग 39.88 शेयर इन ओसवाल एग्रो मिल लिमिटेड एंड 11.11 शेयर इन मिसेस ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड. ठीक है सर. तो यहाँ पे एपिलेंट मदर थी और उनके शेयर्स के बारे में बात हो रही. ठीक है सर. ही फाइल्ड अ नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ एपिलेंट. ही कौन सर? सर यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने, यानी कि सन ने क्या करा हुआ है? नॉमिनेशन फाइल करा हुआ है. सर नॉमिनेशन फाइल करा हुआ है. हु वाज अ रजिस्टर्ड एज अ होल्डर अगेंस्ट द शेयर हेल्ड बाय हर डिसीज हस्बैंड. सर ही फाइल्ड अ नॉमिनेशन, सन ने नॉमिनेशन फाइल करा इन फेवर ऑफ अपीलेंट के फेवर में. क्यों सर? क्योंकि अपीलेंट क्या थी? रजिस्टर्ड एज अ होल्डर एज अगेंस्ट द शेयर हेल्ड बाय डिसीज हस्बैंड. सर देखिए, आपने ट्रांसमिशन वाला केस पढ़ा होगा. सर क्या केस है यहाँ पे? क्या हुआ है? एक हस्बैंड थे, एक वाइफ थी. अरुणा ओसवाल उनकी वाइफ थी. जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई. तो डेथ के बाद जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स आपने पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले जो शेयर्स और जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले लीगल हायर्स को जाती है सर, जो डिसीज पर्सन है. तो डिसीज पर्सन के सबसे पहले किसके जाती है सर? सबसे पहले वाइफ को मिलती है. तो जो वाइफ हैं वो रजिस्टर्ड होल्डर थी, वो शेयर्स जो मिलने वाले थे अरुणा ओसवाल को. ठीक है सर. और जो सन है उसने नॉमिनेशन फाइल करा है कि उसको भी शेयर्स मिलने चाहिए. सर अच्छा, केस ये हो रहा है सर. बिल्कुल सर. लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पिताजी चले गए, पिताजी के शेयर्स के ऊपर झगड़ा चल रहा है कि ये शेयर्स जो है हमें मिलने चाहिए. और जो बच्चा है पंकज ओसवाल, जो सन है, उसने केस फाइल कर दिया है और उसने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है कि उसको वो शेयर्स मिलने चाहिए. सर ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सर क्लियर है, बहुत आराम से. सर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 फाइल्ड अ पार्टीशन सूट क्लेमिंग 1/4 शेयर इन द शेयर होल्डिंग ऑफ हिज फादर इन अबव 2 कंपनी. रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने पार्टीशन सूट डाल दिया है कि उसको वो शेयर्स मिलने चाहिए जो 2 कंपनीज में उसकी मदर्स को मिले. कितने सर? सर यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1/4 शेयर मिलने चाहिए. ठीक है सर. आगे पढ़िए सर. फर्दर ही फाइल्ड अ पेटिशन बिफोर NCLT claiming operation and suppression against his mother and others. यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, सन ने क्या करा? पार्टीशन सूट फाइल करा सर. बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है. दूसरा सर, इसने क्या कर दिया? इसने अभी इसके पास शेयर्स नहीं है, बट इसने क्या करा है सर? इसने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन डाल दी. कहाँ सर? NCLT में डाल दी सर. किसके अगेंस्ट? मदर के अगेंस्ट. ओ सर, यहाँ पे तो गड़बड़ हो रहा है सर. ठीक है सर. द अपीलेंट यानी कि जो मदर है, चैलेंज द मेंटेनेबिलिटी ऑफ पेटिशन, यानी कि जो अपीलेंट है उन्होंने इस पेटिशन को चैलेंज किया है सर. अंडर द ग्राउंड दैट रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज नॉट होल्डिंग द रिक्वायर्ड शेयर टू फाइल सच पेटिशन. सर इस लाइन का मतलब बहुत ध्यान से देखिए सर. क्या लिखा है? अपीलेंट ने चैलेंज करा है इस पेटिशन को. अपीलेंट को मदर ने. सर कौन सी पेटिशन की बात हो रही है? पार्टीशन सूट की बात नहीं हो रही सर. सर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की पेटिशन की बात हो रही. सर वहाँ पे क्या हो रहा है सर? इस ग्राउंड पे कि सर समझ नहीं रहे आप. रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने पेटिशन फाइल कर दी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की अंडर सेक्शन 241 कर दी सर. अब क्या सर? सर मदर ने, जो अपीलेंट है, उन्होंने क्या कहा सर? ये पेटिशन को चैलेंज करा है और ये बोला है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 तो ये सन तो मेरा नाकारा तो है ही, इसको लॉ भी नहीं पता नहीं कहाँ से बंदों को उठा के लेके आया है, तो सर ये तो एलिजिबल ही नहीं है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल करने के. क्यों सर? एक लिमिट है सर. अगर आप लोग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन पेटिशन फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए.
आपने अगर प्रोविजन पढ़ा है सेक्शन 241 से 244 तक, तो सर वहाँ पे लिखा हुआ है आपको मिनिमम इतना शेयर कैपिटल, मिनिमम 10% तो आपके पास शेयर होनी चाहिए, बट इसके पास तो नहीं है सर। एनसीएलटी डिसमिस दी एप्लीकेशन, एनसीएलटी ने क्या करा, एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। सर किसकी एप्लीकेशन को डिसमिस करा है? सर मदर की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। एनसीएलटी हेल्ड रिस्पोंडेंट नंबर 1 एज अ लीगल हेयर was entitled to 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और शेयर्स। सर उसको जो है एनसीएलटी ने क्या कहा कि इसको जो सन है रिस्पोंडेंट नंबर 1 को शेयर्स मिल जाने चाहिए कंपनी के, जो भी वो एंटाइटल करता है एज अ लीगल हेयर। ओ सर यानी कि मदर हार रही है और बेटा जीत रहा है सर, ठीक है। अग्रीव्ड देयर बाय अपील वर फाइल बिफोर एनसीएलटी, इस ऑर्डर के यानी कि एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास करा है उसके खिलाफ मदर गई कहाँ, एनसीएलएटी गई सर, एनसीएलएटी गई, यानी कि अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, मदर जो है एनसीएलटी के पास गई सर, एनसीएलएटी के पास गई मदर, और एनसीएलटी ने भी क्या कर दी, डिसमिस कर दी एप्लीकेशन मदर की। सर गड़बड़, जो अपील फाइल करी थी मदर ने, देखो सर एप्लीकेशन फाइल करी गई कहाँ, एनसीएलटी में। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी कहाँ, एनसीएलएटी में, जो कि क्या बोलते हैं सर, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल में। सर बिल्कुल। अब सर एनसीएलएटी की ने जो अपील जो फाइल करी थी, एनसीएलएटी ने वो अपील को डिसमिस कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक चीज लिखी है, एनसीएलटी ने क्या करा, डिसमिस कर दिया, और सर क्या बोलेंगे, पढ़िए ढंग से, इम्पग्न जो है जजमेंट दे दी। कौन सी सर, अग्रीव देयर बाय अपीलेंट बिफोर दिस कोर्ट, कहाँ चला गया, जो अपीलेंट है एनसीएलटी के खिलाफ, जो अपील उसके खिलाफ हो गई, डिसमिस हो गई, इसके अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट चला गया सर। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पग्न जजमेंट, तो सर इसका मतलब क्या होता है, इसको इम्पग्न या फिर इम्प्यूज्ड, सर कुछ भी बोल सकते हो सर आप, इम्प्यूज्ड जजमेंट। सर इसका मतलब होता है ऐसा जजमेंट जो ऑलरेडी पास करा हुआ है, यानी कि एनसीएलटी ने क्या पास करा था सर, जो ये सन है इसको ही राइट मिलेगा सर, तो एप्लीकेशन जो है कैंसिल हो गई थी। सेम ऑर्डर एनसीएलटी ने भी पास कर दिया सर, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर जो है ऑलरेडी पास, यानी कि जो ऑर्डर एनसीएलटी ने पास करा था वही ऑर्डर एनसीएलएटी ने भी पास कर दिया, यानी कि इम्पग्न्ड ऑर्डर पास करा है सर, या फिर इम्प्यूजमेंट ऑर्डर पास करा है, कुछ भी बोल सकते हैं सर। तो सर जब एग्जाम आएगा ना तो ये वर्ड लिखना है सर, ये चीज़ याद रखना सर, ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, ये कीवर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं सर, ये बार बार नीचे से ऊपर चले जाता है सर। इतना चीज़ें पढ़ लिया सर, यहाँ पे हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है सर। देखिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये हो रहा है, जो चीज़ मैंने लिख भी दी है कि हमें फैक्ट्स पता चल गए। फैक्ट्स क्या थे, फैमिली टसल था, मदर और एक सन के बीच में टसल चल रहा है, और जो सन है उसने क्या करा सर, पार्टीशन सूट डाला कि मुझे शेयर्स मिलने चाहिए। पार्टीशन सूट जो है कहाँ चलता है, सिविल कोर्ट्स में चलता है, एनसीएलटी उसके केसेस नहीं लेता। अब उसने क्या करा, पार्टीशन सूट के साथ साथ एक एप्लीकेशन डाल दी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन कहाँ डाली, एनसीएलटी में, ठीक है सर। उसकी जो एप्लीकेशन है उसको चैलेंज करते हुए जो है किसने, उनकी जो मदर है उन्होंने क्या बोला कि सर ये एप्लीकेशन तो ये एलिजिबल ही नहीं करता, मेरा लड़का नालायक है, बिल्कुल नालायक है। बट एनसीएलटी ने बोला वो एलिजिबल करता है, क्यों, जिस दिन वो पार्टीशन सूट जीतेगा उस दिन तो उसको शेयर मिल ही जाएंगे, ठीक है सर। इतना मेरी लाइन को याद रखना, एनसीएलटी ये बोल रहा है जिस दिन वो पार्टीशन सूट जीतेगा उस दिन तो उसको शेयर्स मिल ही जाएंगे ना, तो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट वो कर सकता है। अब सर माँ परेशान, माँ चले गई एनसीएलएटी, बेचारा बच्चे ने माँ को कहाँ कहाँ दौड़ा दिया। एनसीएलएटी में जाके भी क्या हुआ सर, एनसीएलएटी में जाके भी एनसीएलएटी ने अपील को डिसमिस कर दिया और इम्पग्न्ड डिसीजन या इम्पग्न्ड जजमेंट पास करा, यानी कि सेम जजमेंट पास करा जो एनसीएलटी ने पास करा कि ये शेयर्स को हेल्ड करेगा, ये लीगल हेयर है,
ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अभी सर केस खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जो है मदर कहाँ गई है, एनसीएलटी की ऑर्डर जो अपील जो थी वो डिसमिस हो गई है, उस अग्रीव्ड ऑर्डर के अगेंस्ट में वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है मदर ने अपील लगाई है, गुहार लगाई है। आइए सर, तो सर वहाँ पे क्या हुआ, पहले ये देखते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या। तो सर इशू ये था कि पार्टीशन सूट जो था वो पेंडिंग चल रहा था, ठीक है सर, और पार्टीशन सूट पेंडिंग चल रहा है, यानी कि शेयर्स अभी मिले नहीं है, पार्टीशन चल रहा है अभी सर, पार्टीशन हुआ नहीं है और वो एलिजिबल नहीं है। क्या वो स्टिल वो रिस्पोंडेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की? बिल्कुल पता नहीं सर। ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ही विल गेटिंग ऑन पार्टीशन सूट, यानी कि सर ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एनसीएलटी ने इस बेसिस पे डिसीजन दिया है कि इसको शेयर्स मिल सकते हैं पार्टीशन सूट जो चल रहा है सिविल कोर्ट पे। तो अगर उसको पार्टीशन सूट में शेयर्स मिल रहे हैं, इस बेसिस पे वो एलिजिबल है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में पेटिशन फाइल करने के। सर मिनिमम 10% चाहिए होता है एक पर्सन को ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, ठीक है सर। अब मान लो उसके पास पहले 1% शेयर्स है, जैसे ही वो पार्टीशन सूट जीतेगा उसको 10% मिल जाएंगे। पर सर क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको मिलेंगे? पॉसिबिलिटी तो दो होंगी ना सर, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो एनसीएलटी क्या सोच रहा है, देखिए सर क्या मेंटेलिटी देखिए, वो ये सोच रहा है कि यार इसको शेयर्स तो मिल ही जाएंगे, पार्टीशन सूट में ये तो जीत ही जाएगा, तो ये जीत ही जाएगा, इस बेसिस पे आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये केस गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। आइए सर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। सर सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, यानी कि हटा देना, सेट असाइड मतलब हटा दिया, चलो निकलो। एनसीएलटी ने क्या बोला, हट, एनसीएलटी ने क्या बोला, अबे हट, सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वही होगा, यानी कि उनके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। यानी कि एनसीएलटी ने कहा था लड़के को मिलेगा, एनसीएलटी ने कहा था लड़के को मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर लड़के लड़के कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मांझी को मिलेगा। क्या मिलेगा सर, आप इस बेसिस पे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, ओनली आप प्रिज्यूम ये कर रहे हैं कि उसको शेयर्स मिलने वाले हैं पार्टीशन सूट में। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंटिल द पार्टीशन सूट इज नॉट फाइनलाइज एनसीएलटी एंड एनसीएलटी कैन नॉट प्रिज्यूम द फाइनल होल्डिंग ऑफ शेयर्स विच द पेटिशनर माइट गेट बाय सिविल कोर्ट। अब सर यहाँ पे पेटिशनर लिखा हुआ है, पहले तो सर ये देखते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या था। सर यहाँ तक समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया ऑर्डर जो एनसीएलटी और एनसीएलटी ने पास करा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब तक पार्टीशन सूट फाइनल नहीं हो जाता आप लोग प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि फाइनल होल्डिंग ऑफ शेयर्स जो है रिस्पोंडेंट को मिलेगा। सर क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है ना सर। तो जो पेटिशनर ने जो है सिविल कोर्ट में लगाया था सर, क्योंकि पार्टीशन सूट के लिए जो सूट फाइल करा वो पेटिशनर ने करा। पेटिशनर कौन सर, पेटिशनर यहाँ पे है रिस्पोंडेंट। पेटिशनर कौन है सर, सर रिस्पोंडेंट यहाँ पे पेटिशनर है जो पेटिशन फाइल करता है। आइए सर फिर से नोट्स में जाते हैं। सर पेटिशनर कौन होता है, जनरली देखा गया है सर, जनरली बता रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड नहीं है सर। जनरली जब आप हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में आप लोग जब एप्लीकेशन या पेटिशन डालते हैं, आपको कोई सूट लड़ना है, आप पेटिशन डालते हैं, तो जो पर्सन पेटिशन डाल रहा है उसको पेटिशनर बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट में जो पार्टी है उसको तो सर रिस्पोंडेंट बोलते ही हैं। और उसके आगे आपको पता ही है एएनआर और ओएनआर। तो सर जो पर्सन पेटिशन फाइल कर रहा है उसको पेटिशनर बोलते हैं। और जनरली हाई कोर्ट के केसेस में, जब हाई कोर्ट में केसेस जाता है या एनसीएलटी में आप पेटिशन फाइल कर रहे हैं तो पेटिशनर बोलेंगे। तो सर जो भी पर्सन पेटिशन लगा रहा है, एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, उसको पेटिशनर बोलेंगे। और सर कोई लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर अगर पास हो रहा है तो सर उसको हम अपीलेंट बोलेंगे। बिल्कुल सर, यहाँ तक क्लियर है सर। ये लैंग्वेज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए। सर एमसीएस के जो क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज़ हैं, वो आपको समझ तभी आएंगे जब आप ये अपीलेंट और पेटिशनर में डिफरेंस कर पाएंगे, और ये सर धीरे धीरे आएगा। इसीलिए मैं जो है आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स से धीरे धीरे करा, नहीं तो सर ये केस लॉ मैं 5 मिनट में भी ख़त्म करा सकता हूँ, 2 मिनट में भी ख़त्म करा सकता हूँ। तो सर ऐसा मत समझिएगा कि बहुत डिटेल्ड में ले जाना ज़रूरी है सर, पहले कुछ केसेस में तो बिल्कुल ज़रूरी है सर। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था सर कि फर्स्ट पार्टीशन जो पार्टीशन सूट है वो डिसाइड होगा ओनली आफ्टर दैट पर्सन गेट शेयर और रिस्पोंडेंट कैन फाइल अंडर सेक्शन 244।
सर 241 में तो सर एलिजिबिलिटी है कि कौन जो है पेटिशन फाइल कर सकता है, और 244 जो सेक्शन है यहाँ पे बताया है कि आपको फाइल करना है एप्लीकेशन NCLT में फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो सर यही चीज़ें हैं। तो ये था सर केस लॉ। उसके बाद सर ये तो आपको मैंने केस समझाया कि सर ये टसल हो रहा था मदर एंड सन के बीच में, सन ने नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 था उसने पार्टीशन सूट फाइल करा। पार्टीशन सूट कहाँ फाइल होता है सर? सिविल कोर्ट्स में। उसके बाद क्या करा सर उसने, उसके बाद शेयर्स नहीं थे, 10% मिनिमम चाहिए, बट स्टिल ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर दी, बिल्कुल कर दी सर, वो एलिजिबल नहीं था। और NCLT ने हाँ भी बोल दिया सर। दिक्कत तो ये थी कि NCLT ने हाँ बोला, हम क्या, हम तो सर खाली बैठे हुए हैं, राजू भाई खाली बैठा हुआ है, श्याम खाली बैठा हुआ है सर, अपने को क्या है, अपन तो खाली बैठे हुए ना सर, 25 दिन में पैसा डबल होगा, स्कीम मिल जाएगी सर, वही तो खेला है सर। यहाँ पे पंकज ओसवाल क्या है, खाली बैठा हुआ है, बिल्कुल स्कीम का इंतजार कर रहा है, अनुराधा आएगी स्कीम बताएगी। तो सर ये वही बिल्ला लोग होते हैं जो खाली लोग होते हैं, जिनके पास टाइम तो है नहीं, जाके पेटिशन डाल दो, पेटिशन डालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये चले गए, तो चले तो गए, यहाँ NCLT ने गड़बड़ कर दी सर, और NCLT नहीं NCLAT ने भी गड़बड़ कर दी, जो अपीलिएट ट्रिब्यूनल है सर। इन दोनों ने क्या बोला कि सर आपको पैसा मिलेगा, बराबर मिलेगा। अम्मा ने बोला नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मेरे करण अर्जुन सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो यही चीज़ है सर, इसीलिए हम लोग केस लॉज पढ़ते हैं सर, क्योंकि प्रोविजन में तो लिखा हुआ है, और आप भी समझेंगे यार ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट NCLT बोल रहा है, ये तो हो गई, बट आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो पढ़ा ही नहीं। इसीलिए MCS जैसा सब्जेक्ट लाया गया था, और पता नहीं अब इसको हटाया क्यों गया है, इसका भी कोई आइडिया नहीं। बट सर हटाया नहीं गया है, ये जो सब्जेक्ट है अब हर पेपर में ऐड ऑन हो गया है। जैसे ड्राफ्टिंग में इसके केसेस आ गए हैं, इंसॉल्वेंसी में केसेस डाल दिए हैं, तो सर हटा तो नहीं है, बस उसमें कंबाइन कर दिया गया है। ये है सर एक्चुअल केस लॉ को पढ़ने का। तो सर रेगुलर बैच तो और इन डेप्थ जाता है, और इन डेप्थ जाता है, और मैंने रेगुलर की तरह ही पढ़ाया है, अभी मतलब फास्ट तो गए ही नहीं है सर। अब सर आप लोगों को पता चल गया, अब करना क्या है सर। एग्ज़ाम में आप लोगों को एक चार्ट देंगे, चार्ट में लिखा होगा ये केस है, उसके बाद चार्ट में लिखा होगा ये लीगल इशू है। सर मेन चीज़ है आपको लीगल इशू पता होनी चाहिए। अब सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाला है सर। कैसे कि पार्टीशन सूट पेंडिंग है, आपको 10% मिल रहे हैं, और आप लोगों ने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर दी। नहीं सर, बहुत ध्यान से सुनिए सर, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अलावा स्पेशल नोटिस के लिए भी 10% का शेयर लगता है। ऐसे ही बहुत सारी जगह पे आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास शेयर्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि या तो पार्टीशन सूट आपका पेंडिंग है, और आपको ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट देना है, या फिर आपको स्पेशल नोटिस देना है। तो अगर कोई पर्सन स्पेशल नोटिस देना चाहता है तो वो कब देगा? जब मिनिमम रिक्वायर्ड शेयर्स आपके पास होंगे। तो जहाँ पे मिनिमम रिक्वायर्ड शेयर्स होंगे, ऐसे केस लॉज बन के आएंगे सर आपके एग्जाम में। सिर्फ यही नहीं आएगा, और आप लोग ऐसा मत बोल लेना कि सर एग्जाम बाहर से आया। तो सर ध्यान में क्या रखना है कि सर कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है, क्लास एक्शन सूट भी हो सकता है सर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है सर, जहाँ पे जो है एक शेयर होल्डर्स, एक डायरेक्टर जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जिसको उसकी फुलफिल ना हो रही हो, या बिना उसके वो कर रहा है, उससे रिलेटेड कैसे आएगा? बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी सर, क्योंकि केस तो नहीं बदल सकता ना सर। आएगा स्पेशल नोटिस, क्या वो दे सकता है? पार्टीशन सूट पेंडिंग है, उसको 10% होना चाहिए, अभी 1% है। तो हमें क्या करना है? हमें इस केस का रेफरेंस देना है सर। किसका सर? हमें केस का रेफरेंस देना है अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी जो है एक कंक्लूजन हम लिखेंगे आंसर में लास्ट में कि सर ये लीगल इशू हुआ था इस केस लॉ में। लीगल इशू क्या था सर? ये है सर लीगल इशू। मेन चीज़ है सर ये लीगल इशू ये था कि पार्टीशन सूट पेंडिंग था और उसके बाद शेयर्स नहीं थे, स्टिल उसने एप्लीकेशन फाइल करी। एनसीएलटी में 2 उन्होंने कह दिया कि इनको जो है ये कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि ये जो है फाइल नहीं कर सकते। तो सर जो केस है, आपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वहाँ पे भी आपको बोलना है, तो इन दिस गिवन क्वेश्चन ऑल्सो यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। एज ए कंपनी सेक्रेटरी मैं ये एडवाइस करता हूँ, यही चीज़ आपको लिखना है और आपको मार्क्स मिलेंगे सब, बिल्कुल मिलेंगे। बाकी आईसीएसआई का पता नहीं सर, आईसीएसआई आजकल बहुत खतरनाक चेकिंग कर रहा है, बट हम अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हैं ना सर। अब
मैं ये मानता हूँ कि अंधेरा तो है पर कहीं पे रोशनी भी होगी सर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं ना सर जो रिजल्ट में पास भी हुए हैं। तो सर बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अंधेरा है, पता है आईसीएसआई गलत कर रहा है, बट उजाला भी कहीं है ना सर, तो उस उजाले को देखो। अंधेरे को देखोगे, जैसे रिजल्ट देखो 9% आता है, अगर हमको देखें कि 91% फेल हो रहा है तो हम तो पहले ही हिम्मत हार हो जाएंगे। वो देखो ना सर कि कहीं उजाला भी तो है ना सर, तो उसको ध्यान दो। ऐसा नहीं कह रहा कि आईसीएसआई ने सही करा, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब मैं तो वीडियो बनाऊंगा अभी इसके रिगार्डिंग भी, बहुत गलत हो रहा है, मतलब डिजर्विंग स्टूडेंट तो पास होना चाहिए, बट अंधेरे को नहीं देखना सर, उजाले को देखना है। कहते हैं ना सर, हम लोग वो चीज़ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, बट हमें वो देखनी चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास है। हम लोग चीज़ें ढूंढते हैं बाहर, बट जो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं हम उनकी केयर नहीं करते, बट बाहर हम लोग जो है खुशियाँ ढूंढते हैं। तो पहले अपने घर के अंदर जो आपके पास हैं उन चीज़ों से खुश होना सीखिए, तभी जो है आपको वो चीज़ें मिलेंगी। देखिए सर, मिल सबको जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा, मान लो अगर आप पास भी हो गए तो भी कुछ ना कुछ दिक्कत आएंगी। तो ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है। कोई बात नहीं सर, क्या हुआ, आईसीएसआई ने फेल ही कर देना, कोई बात नहीं। ऐसे पढ़ो कि आपको एग्ज़ाम पास करने की भी ज़रूरत ना पड़े, मतलब डिग्री आपके लिए रिक्वायर्ड ही ना हो, ऐसे पढ़ो। और नॉलेज के साथ पढ़ोगे तो भाई कोई डिग्री नहीं मांगता आज के समय में। इलॉन मस्क देखा है ना आपने सर, वो डिग्री नहीं मांगता। मैं सर अपनी जगह पे यहाँ पे कोई काम करने आता, मैं डिग्री नहीं मांगता सर। नॉलेज, हार्डवर्क और पैशनेट होना तो सर आपको सीए से ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी निकाला, डिग्री नहीं भी है, सीए कर लो, कुछ भी कर लो, सबसे ज़्यादा मिल सकता है सर। नॉलेज के पीछे पैसा, नॉलेज के पीछे भागता है, दुनिया नॉलेज के पीछे ही भागती है सर, बिल्कुल। अब सर देखिए, एग्ज़ाम टाइम पे क्या करना है, फटाफट फैक्ट्स पढ़ दें, ठीक है सर। फैक्ट्स, अब पढ़ने का टाइम, एक बार फैक्ट्स पढ़ लेना, आज पढ़ लेना, फैक्ट्स को अच्छे से एक बार पढ़ना है सर। सर फैक्ट्स पढ़ने के बाद लीगल इशू पढ़ना है, उसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया सर वो पढ़ना है। उसके बाद सर यहाँ पे रीजनिंग दी हुई है सर, रीजनिंग आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो जितना हो सके उतना पढ़ लो फटाफट, बट रीजनिंग उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम टाइम है, बहुत कम टाइम है आपके पास, अगर टाइम है तो एक बार आप लोग रीजनिंग को एक बार पढ़ लो, ठीक है सर। बट रीजनिंग पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कि जहाँ जहाँ पे आपको रीजनिंग पढ़ना है। जैसे सर यहाँ पे, तो सर आप क्या करना, इसको मार्क कर लेना कि जब रीजनिंग पढ़ेंगे तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। तो सर जब आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको खाली एक लीगल इशू पढ़ना है। सर लीगल इशू कहाँ पे है सर, लीगल इशू दिख नहीं रहा है सर, दिखाता हूँ आपको। सर लीगल इशू है यहाँ पे सर, ये है लीगल इशू कि एग्ज़ाम जो केस लॉ था ना उसमें टेक अवे क्या निकल के आया, लीगल इशू क्या निकल के आया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, यही क्वेश्चन आएगा, बस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की जगह स्पेशल नोटिस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है सर। बस ये ध्यान देना है कि इस केस में ऐसा हुआ था तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, तो उस वहाँ पे आपको ये केस का रेफरेंस देना है और इसी से मिलते जुलते आंसर को आपको लिखना है सर। आपको वहाँ पे थोड़े से फैक्ट्स लिखने होंगे और थोड़ा सा आपको लीगल इशू लिखना होगा। रीजनिंग लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एग्जाम आने वाला है। रीजनिंग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ सकें, तो सर रीजनिंग उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको पढ़ लेना, आपका जो है केस लॉ खत्म। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है सर, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद सर सेकंड केस लॉ है, थर्ड केस लॉ है, आशीष ओ लालपुरिया सर, सेकंड केस लॉ सर। नोट्स तो खतरनाक सर, नोट्स की टेंशन आप मत लीजिए, नोट्स जो है बिल्कुल खतरनाक होने वाले हैं। अब सर मैं एक क्वेश्चन है, ये केस लॉ मैं आपको कराता हूँ सेकंड वाला फटाफट। सेकंड केस लॉ, थर्ड केस लॉ मैं करा रहा हूँ, अली बाबा नबी बादशाह सर, क्या खतरनाक नाम है, एंड स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड ओआरएस। सर जल्दी बताइए ओआरएस का मतलब क्या था सर, अनदर या अदर सर? सर अदर होगा ना सर, ओआरएस का मतलब सर अदर। अगर एएनआर लिखा होगा, एएनआर से समझ जाना, ए मतलब अनदर, अनदर मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेंट सर, एएनआर का मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेंट, एंड सर अदर का मतलब, सर अदर का मतलब होगा सिर्फ दो पार्टिसिपेंट, यहाँ पे दो रिस्पोंडेंट होंगे सर। एक तो सर दिया हुआ है सर वर्सेस करके, और एक और होगा, यानी कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 तो गिवन होता है एंड रिस्पोंडेंट नंबर 2 भी होगा। केस सर हाई कोर्ट का है सर, केस कहाँ का है सर, हाई कोर्ट का केस है सर। आइए पढ़ते हैं। अब सर यहाँ पे मैं अभी आपको फैक्ट्स नहीं बता रहा, क्योंकि फैक्ट्स आप अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं,
मैं आपको सीधा लीगल इशू पे ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स की उतनी नीड नहीं है। सर मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ है। सर यहाँ पे ये हुआ है, आप हैं कंपनी के डायरेक्टर। सर सोचिए सर, जब अपने ऊपर लेके सोचेंगे ना, तभी ये आंसर, ये प्रोविजन, ये केस लॉ, ये अली बाबा आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। सर अली बाबा हैं आप लोग, सर अली बाबा क्या बोलता है सर, खुल जा सिम सिम, तो सर खुल जाएगा सर, आपके एग्जाम के ताले सब पास हो जाओगे। बट सर आपको मेहनत करनी है, जी जान से मेहनत करनी है, ऐसा एफर्ट लगाना है जो 9% वाला स्टूडेंट लगा रहा है। सर 4 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 9% में आने के लिए जो करना पड़े वो करिए सर। आप सर पढ़ते हैं केस लॉ क्या है सर, अली बाबा वाला केस लॉ है सर। मैं हूँ अली बाबा, आप हैं अली बाबा। क्या हुआ है सर, हम हैं कंपनी के डायरेक्टर, अब कंपनी को छोड़ने जा रहा है। सर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं कंपनी को छोड़ के चला गया। अब सर कंपनी को अगर मैं छोड़ के चला गया, तो कंपनी में मैं जब मैं डायरेक्टर था उस समय के जो भी कार्य हुए, जो भी काम हुए, जो भी कंपनी ने बिजनेस करा, कुछ भी एक्ट जो डायरेक्टर ने या कंपनी ने करा, उस एक्ट के लिए डायरेक्टर लायबल होगा सर, डायरेक्टर लायबल होगा। मतलब सर वो साउथ इंडियन में जीभ निकाल के करते हैं ना, वो तो नहीं कर रहा सर मैं, पर सर डायरेक्टर लायबल होगा सर, उसको खत्म। यानी कि अगर कुछ गलत करा तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे कुछ भी कर दिया, कुछ भी गलत करा हो वो लायबल होगा। अब सर यहाँ पे क्या हुआ सर, मैं डायरेक्टर, मैं अली बाबा, कंपनी छोड़ के चला गया, ईमानदारी से कंपनी छोड़ के चला गया। अब सर जैसी कंपनी छोड़ के चला गया, मैं कंपनी को मैंने नोटिस दिया, कंपनी को नोटिस दिया कि मैं जा रहा हूँ, आरओसी को मैंने नोटिस दिया कि मैं जा रहा हूँ। भाई आरओसी को नोटिस देना पड़ता है जब भी एक डायरेक्टर कंपनी को छोड़ता है, 30 डेज के अंदर का टाइम पीरियड होता है कि भाई ए आरओसी जल्दी ले ले भाई, कहीं कुछ गलत कर दे और मेरे ऊपर जो है फांसी का फंदा ना लग जाए। सर आरओसी कह रहा है अरे आराम से, आराम नहीं सर, आराम है, कंपनी बेकार है। तो ये छोड़ के चला गया। जैसे ही छोड़ के चला गया, नए डायरेक्टर्स आए, ये पुराने डायरेक्टर्स ने कुछ गड़बड़ करा। गड़बड़ क्या करा, उसने एक कंपनी के साथ, कंपनी एक्स थी और कंपनी एक्स में डायरेक्टर थे अली बाबा, अब कंपनी वाई के साथ एक अरेंजमेंट करा। अब मैं तो चला गया सर, मैं चला गया कंपनी से। अब इस कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या करा सर, उन्होंने कंपनी वाई के साथ एक ट्रांजैक्शन करा। बाद में कंपनी एक्स ने क्या करा, उनको चेक दिया सर, चेक दिया उन्होंने, चेक डिसऑनर हो गया सर चेक डिसऑनर हो गया। अब चेक डिसऑनर हो गया तो सर लायबिलिटी होगी ना कंपनी की। सर आपने अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है तो डिसऑनर ऑफ चेक पे तो सब भयंकर पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है सर, बिल्कुल है सर है कि नहीं है सर, बिल्कुल है सर, इतना तो हमें पता ही है सर, इतना नॉलेज तो है ही। तो सर अगर है तो एक बार सेक्शन आपको कोट कर दो कि किस सेक्शन में लिखा हुआ है, मतलब सेक्शन कौन सा था सर वो नेगोशिएबल का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880 सर बताना जरा, 1880 सर। कमेंट बॉक्स में सब पार्टिसिपेट करते रहिए, अगर लगे नींद आ रही है तो लिख दो सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सर चेंज द रूम, सर रूम बदलना क्या करना पड़ेगा सर, लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं लाइव प्रीमियर इसलिए ले रहा हूँ सारे डाउट्स आपके ले सकूँ। सर डायरेक्टर चेक दे दिया, डिसऑनर हो गया, तो कंपनी वाई क्या करेगी, उसके अगेंस्ट में फाइल करेगी ना केस। अब डायरेक्टर भी वहाँ पे मौजूद था, भले ही उसने रिजाइन कर दिया, वो बैठा हुआ था, वो क्या था, चाय पीने आया था, आज कंपनी में जाता हूँ, पुरानी कंपनी अपनी प्यारी, वहाँ पे चाय पीते हैं, तो वहाँ पे कंपनी वाई कंपनी एक्स के बीच में एक अरेंजमेंट हो रहा था। तो सर कंपनी वाई ने बोला ये डायरेक्टर के खिलाफ भी मैं केस फाइल करूँगा, क्योंकि ये भी बैठा हुआ था, चाय पी रहा था। अब सर वो तो रिजाइन कर गया था, अब उसके खिलाफ तो केस हो गया, और केस हो गया, वो तो चला गया था ना सर। तो सर क्या डायरेक्टर फिर भी लायबल होगा, मतलब आप कल को किसी कंपनी के सीईओ, सीएफओ, सीएस बन रहे हैं, केएमपी बन रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, केएमपी होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी को भी कभी कभी डायरेक्टर बना देते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, डायरेक्टर बन गए। तो सर डायरेक्टर बनने के बाद, रेजिग्नेशन देने के बाद भी आपको लायबल कर दिया सर। अब आप केस लॉ पढ़ेंगे ना सर, इशू ये आया था क्या डायरेक्टर लायबल होगा रेजिग्नेशन के बाद भी, मतलब रेजिग्नेशन लेटर देने के बाद भी। तो सर डिसीजन ये हुआ, हाई कोर्ट हेल्ड दैट आफ्टर रेजिग्नेशन, हाई कोर्ट ने बोला आफ्टर रेजिग्नेशन डायरेक्टर लायबल नहीं होगा फॉर डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो भी एक्ट उसने रेजिग्नेशन के बाद जो भी एक्ट कंपनी करेगी उसके लिए डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। बट सर यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि अगर डायरेक्टर, मान लो ये डायरेक्टर है और डायरेक्टर यहाँ पे रिजाइन कर देता है, तो इसके बाद के एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। बट जो एक्ट उसने, यानी कि कंपनी ने या डायरेक्टर ने जो एक्ट रेजिग्नेशन से पहले करे हैं सर, उन एक्ट के लिए डायरेक्टर लायबल होगा। बट जो एक्ट कंपनी ने
डायरेक्टर के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं सर, तो उसके लिए तो लायबल नहीं होगा सर। तो ये तो थोड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन था सर। तो सर यहाँ पे डिसीजन ये आया कि हाई कोर्ट ने बोला कि डायरेक्टर लायबल नहीं होगा सर। अब सर ये देखिए फैक्ट्स थे, फैक्ट्स अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हमें क्या पढ़ना है सर, जब एग्जाम टाइम होगा हमें मेन पढ़ना है लीगल इशू। सर लीगल इशू दिया हुआ है, लीगल इशू पढ़ना है। ये लीगल इशू एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट यही आएगा सर कि वो रिज़ाइन कर देगा या ऐसा होगा। अब सर यहाँ पे एक और चीज़ है, डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया, एक केस लो आगे हम और पढ़ेंगे कि आरओसी को नोटिस नहीं दिया, डायरेक्टर ने रिज़ाइन कर दिया, आरओसी को नोटिस कंपनी ने या डायरेक्टर ने नहीं दिया, तो क्या फिर डायरेक्टर लायबल होगा? तो सर यहाँ पे उस केस में लिखा हुआ था भाड़ में गया, चाहे आरओसी को दिया नहीं दिया हो। सर भाड़ में गया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? इररिस्पेक्टिव। भाड़ में गया सर, बोलो भाड़ में गया, रेजिग्नेशन दिया या नहीं दिया, आगे केस लॉ में दोबारा पढ़ेंगे सर। भाड़ में गया सर, आरओसी को आपने नोटिस दिया, कौन सा नोटिस है? नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, ये इसका भी एक फॉर्म नंबर होता है सर। तो सर अगर भाड़ में गया आपने नोटिस दिया हो, आरओसी को नहीं दिया हो, अगर रिजाइन कर चुके हो कंपनी से तो सर कर चुके हो, आगे के एक्ट के लिए आप लायबल नहीं होंगे, पहले के एक्ट के लिए आप लायबल हैं जो एक्ट आपने ड्यूरिंग द डायरेक्टरशिप करे हैं। तो सर ये आपका केस लॉ नंबर 2 खत्म होता है। और केस लॉ अब आपको याद रहेगा अली बाबा वाला, अली बाबा में डायरेक्टर थे हम लोग, हमारा नाम अली बाबा था, और सर यहाँ पे ये हुआ था कि हमें लायबल करार करा जा रहा था पर हम लायबल नहीं होंगे सर। एक केस हमने पढ़ा अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल वाला, जहाँ पे सर हमने पढ़ा माँ और बेटे का झगड़ा, जहाँ पे माँ की जीत होती है और बेटे की हार होती है सर, क्योंकि सर सत्य हमेशा सत्य होता है और झूठ हमेशा झूठ होता है, धर्म हमेशा जीतता है सर और अधर्म हमेशा हारता है। शेयर्स नहीं थे तो सर नहीं कर पाया ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल, और धर्म से माँ चली तो वो जीत गई केस सर। और सुप्रीम कोर्ट भले ही सर देर लगती है सर, सर जो सत्य के साथ चलेगा, जो ईमानदारी के साथ चलेगा उसको देर लगेगी सर। इंडिया है सर, भारत है, और भारत में तो सर देर लगेगी कोर्ट्स में, इसीलिए सर जीत तो होगी ही, भले ही देर होगी। सीएस भले ही देर से बने कोई दिक्कत नहीं सर, कोई जल्दी बना कोई देर से बना, काम नॉलेज पे होते रहना चाहिए सर। ऐसा नहीं कि आप हमेशा यही पढ़े जा रहे हैं, यही पढ़े जा रहे हैं, डायरेक्टर लेवल नहीं होगा सर। केस लॉ खोज लो ना, मान लो आपको एक और अटेम्प्ट मिल गया, अब इस पे काम करो कि यार एक बार मैं गूगल खोलता हूँ, गूगल खोल के देखता हूँ और कुछ ऐसे केसेस हुए थे क्या, कि रिलायंस जैसी कंपनी के पास ऐसे केस हुए थे क्या, तो नॉलेज को इम्प्रूव करो और देखो कि अपनी नॉलेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो सर मौका मिल रहा है तो उसको फ़ायदा उठाओ। अब जिन्होंने एग्ज़ाम निकाल दिया उनको नॉलेज नहीं होगा सर, वो भी कम ही पैसे मिल रहे होंगे, ऐसा मत सोचो। पर जिस दिन आप बन गए, सोचो उनसे अगर डबल कमाना है तो डबल कहाँ से 4 टाइम्स कमाओगे, 4x कमाओगे अगर नॉलेज के साथ चले गए। बिल्कुल सर। तो सर ये सेकंड क्लास क्योंकि यूट्यूब पे रहने वाली थी तो इसको भी हम लोग यहीं तक रखते हैं सर। बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जो भी कमेंट पे कुछ भी डाउट्स कुछ भी हो सर आप लोग लिखिए, लाइव चैट में लिखिए, मैं डाउट्स को सॉल्व करूंगा, एंटरटेन करूंगा। कोशिश ये रहेगी विदिन 5 मिनट्स के अंदर सारे डाउट्स सॉल्व हुए हैं आपके। और टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन करिए, आंसर राइटिंग भी करेंगे। और अभी जैसे हमने ये केस करा सेकंड वाला, थोड़ा इसको हम ऐसी पेस पे जो है बैच को लेके जाएंगे, बट कुछ केसेस हम लोग आराम से करेंगे सर, इनडेप्थली करेंगे। एक चीज़ बताना भूल गया सर, ये जो केसेस है ना सर, ये कॉर्पोरेट लॉज के केसेस है, यानी कि कंपनी लॉ से रिलेटेड अभी केस लॉज कर रहे हैं। जैसे केस लॉज हम कर लेंगे उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम क्लास में ही करेंगे। तो सर घबराइए मत, सब चीज़ होगा, मेहनत करेंगे, आप भी करोगे मैं भी करूँगा, भले ही एग्जाम में कुछ भी हो जाए हम लोग जो है पढ़ के रहेंगे, तैयारी करेंगे सर। हमारे हाथों में कर्म है, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, क्या कर सकते हैं सर, है ना सर। जब उसको देना होगा वो देगा, और जब उसको पता है कि बाद में देना है तो बाद में देगा सर। कहते हैं ना सर वो भगवान आते हैं और एक आपसे जो है खिलौना अगर आपसे छीन लिया, या कोई लड़की है उससे उसका टेडी बियर छीन लिया छोटा सा, बट भगवान पीछे एक बड़ा टेडी बियर भी तो रखते हैं ना, एक बड़ा सा पीछे गाड़ी भी है आपके पास मर्सिडीज, तो वो भी है पीछे। तो भगवान कहते हैं कि मुझे ये छोटा तो दे दो, यानी कि अभी आपका एग्जाम नहीं निकला ना तो वो छीन रहे हैं आपसे, बट पीछे भगवान ने आपके लिए रखा हुआ है सर। तो उसका ऐसा मत सोचिए, सोचिए भगवान ने ये आपके लिए करा है और अच्छे के लिए होगा सर। कोई बात नहीं सर, होता है सर, सब परेशान होते हैं। अगर आप बोलना आसान है कि सर कोई बात नहीं हो गए, बट सर मुझे पता है काफ़ी प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि फैमिलीज़ को समझ नहीं आता है कि देखिए हमने आंसर तो सब सही लिखा हुआ है बट स्टिल अगर ICSI एग्जाम में मार्क्स नहीं दे रहा है, बट ये पेरेंट्स ये कलीग्स को समझ नहीं आता है और मोरल डाउन हो जाता है सर। मैं
क्या कर सकते हैं सर, एफर्ट डाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, कर्म करेंगे फल मिलेगा सर, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, वही करना है सर। अपना 100% देना है सर, बिल्कुल जितना अपना 100% दे सकते हैं। सोचो कि आज ही लाइफ है, आज जितना कर सकते हो कर लो, बाकी होगा सर जो होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कभी ऐसा मत करना कि अपना टाइम को वेस्ट करो, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार देखो लाइफ अगर मैं कहूँ आज आपके पास एक ही दिन है तो सोचो आप उसको कितना इफेक्टिवली यूज़ करोगे। तो सर कोशिश करो जितना बेस्ट कर सकते हो, जितना एफर्ट लगा सकते हो आज के डे में लगा दो सर। सर कल किसी का नहीं आने वाला, आज ही करना है सर, आप ही को करना है और आप ही करेंगे सर, आप ही सीएस बनेंगे। आज आप कह रहे हैं कि आईसीएसआई ने ऐसा करा है, कल आप ही सीएस बनने वाले हैं, बिल्कुल सर बनेंगे, साथ में बनेंगे और चेरिश करेंगे सारे आपके इंजॉयमेंट को, आपके जो है सारे अचीवमेंट्स को। तो यहीं तक रखते हैं सर वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ऐसे ही बैचेस टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा है कि इनिशिएटिव अच्छा है तो बिल्कुल सर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, और अगर फास्ट ट्रैक बैच और किसी चीज़ का आप चाहते हैं तो वो भी रेकमेंड करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छे से पढ़िए, बस पढ़ना है, इस बैच को क्लास देख रहे 5 मिनट की सेल्फ स्टडी सर, भले ही एक केस लॉ करा है बट पढ़ लेना, सिर्फ 5 मिनट पढ़ लोगे एग्जाम टाइम के लिए आपके लिए वर्थ इट हो जाएगा। बस पढ़ना है सर यहाँ पे, बाकी याद तो करना नहीं है फंडिंग की तरह, ठीक है सर। तो वीडियो यहीं रखते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर सर। ओके, थैंक यू सो मच।